बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डी कोडिंग फिज़िक्स। एमडीकेट फिज़िक्स के पास्ट पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम एमसीक्यू नंबर 71 से लेकर 80 तक की डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि द डायोड इज़ यूज्ड एज, डायोड को हम इनमें से कौन से प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं? इज़ अ मॉड्यूलेटर नहीं, इज़ एन एम्पलीफायर नहीं, इज़ अ रेक्टिफायर यस। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, डायोड को हम रेक्टिफिकेशन में यूज़ करते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक हाफ वेव होती है, एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम कितने डायोड यूज़ करते हैं, फुल वेव में कितने करते हैं। तो ये सारे जो नंबरिंग है इसको अपने साथ नोट करें और ये अक्सर पूछे जाते हैं, स्टूडेंट्स भूल भी जाते हैं इसको। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है द ऑर्बिटल वेलोसिटी v एंड द रेडियस r ऑफ द सैटेलाइट आर रिलेटेड बाय। ये मैंने ऑप्शंस नहीं दिए लेकिन इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ कि जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी है और उसकी जो ऑर्बिट का रेडियस है, तो इस दोनों का रिलेशन क्या है। देखिए इसका फार्मूला है कि v इज़ इक्वल टू अंडर द रूट कैपिटल G जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसके बाद कैपिटल M जो कि मास ऑफ द अर्थ है या किसी भी प्लेनेट के लिए, एंड डिवाइड बाई स्मॉलर r, और स्मॉलर r जो है ये सैटेलाइट का ऑर्बिट है। तो वेलोसिटी और r का जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि दोनों जो है वो इस तरह रिलेटेड है। वेलोसिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस। जितना रेडियस ज़्यादा होगी तो उतना वेलोसिटी उसकी कम होगी। ठीक है, और जितना रेडियस ऑर्बिट की कम होगी तो उतना सैटेलाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ये जो है इनका दोनों का रिलेशन है आपस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस एज, पेपर में रेजिस्टेंस गिवन था तो मैंने रेजिस्टेंट ही लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टर आना चाहिए कि नॉन ओमिक रेजिस्टर का एग्जाम्पल क्या है। तो याद रखिए, रटा लगा है इस चीज़ का जो भी करे, लेकिन जो डायोड है आप लोगों के बुक में तो ये नॉन ओमिक है। ठीक है, ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करता डायोड। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ हैज़ अ मोमेंटम एसोसिएटेड विद इट। एक प्रोटॉन है जिसकी फ्रिक्वेंसी एफ है और इसके साथ कोई मोमेंटम भी है। इफ सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट दिस मोमेंटम इज़, अगर वेलोसिटी सी है लाइट की तो इसका मोमेंटम के लिए फार्मूला क्या होगा। सिंपल ये है कि प्रोटॉन की मोमेंटम के लिए फार्मूला पूछ रहा है। तो देखें, डी ब्रोगली वेवलेंस से हमें पता है कि जो लैम्डा है दैट इज़ इक्वल टू एच ओवर पी। ठीक है, और यहाँ से हम अगर मोमेंटम के लिए सॉल्व करें तो मोमेंटम इज़ इक्वल टू एच डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी और इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पूछा है। तो लैम्डा के लिए हम वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी और इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हम लिख सकते हैं। हमें पता है कि v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा है। ठीक है, एफ लेमडा, और यहाँ पर v की जगह हम c को यूज़ करेंगे। तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, लेमडा इज़ इक्वल टू v और f आ जाएगी, और ये उसी इक्वेशन में प्रीवियस वन इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास p इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगी, h डिवाइड बाई v बाय एफ आ जाएगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करें ये एफ ऊपर चला जाएगा और ये ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगा। मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। ओवरऑल हमारा p के लिए इक्वेशन बन जाएगा p इज़ इक्वल टू एच एफ डिवाइड बाई वी, लेकिन v की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एच एफ डिवाइड बाई वी, और v की जगह पर हम c को लिखेंगे। तो ये मोमेंटम है प्रोटॉन की, एच एफ डिवाइड बाई सी। एफ फ्रिक्वेंसी है प्रोटॉन की, c स्पीड ऑफ लाइट है, h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये सिर्फ फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, बाकी सारे पैरामीटर्स तो कांस्टेंट है। तो एच एफ डिवाइड बाई सी, ये इसका फार्मूला बन गया। अगला क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन वन। लेस देन वन तो होती है लेकिन ऑलवेज नहीं होती। ठीक है, इक्वल टू वन भी हो सकती है। ऑलवेज इक्वल टू वन ये भी है, इक्वल टू वन तो होती है लेकिन ऑलवेज नहीं होती। मोर देन वन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमारा करेक्ट आंसर इज इक्वल टू और लेस देन वन। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है तो इक्वल टू वन, और अगर डिस्प्लेसमेंट कम है डिस्टेंस है तो लेस देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। दो चार्जेस है, दोनों की जो चार्ज है वो इक्वल है 5 माइक्रोकूलम। तो अगर इन दोनों की एक दूसरे पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करता है तो इसका रेशियो क्या होगा। देखिए यहाँ पर तो कहा है कि दोनों 5 माइक्रोकूलम है, चाहे एक चार्ज 1 कूलम का हो और दूसरा चार्ज 1000 कूलम का हो,
फिर भी एक दूसरे की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी वो दोनों के लिए सेम होगी, ठीक है। F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, इंडिविजुअल चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। तो रेशो 1 हमेशा होगी चार्जेस के केस में। रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही, दीगर फोर्सेस के लिए वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है। अगला क्वेश्चन है प्लैनेट्स ट्रेवल इन डैश पाथ्स। जो प्लैनेट्स है वो कौन से पाथ्स में मूव करते हैं? सो देट आर एलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर नहीं होते, ठीक है, वो एलिप्टिकल होती है अंडे की तरह, ठीक है। और जो स्टार होता है वो सेंटर में नहीं होता, चाहे वो सन हो या कोई भी स्टार हो, वो किसी एक तरफ ज़्यादा करीब होता है और दूसरी तरफ से दूर होता है। जो प्लैनेट होती है तो वो कभी स्टार के बिल्कुल करीब आ जाती है और कभी उससे दूर चला जाता है। इसी वजह से तो दिन जो है वो गर्मियों में बड़े हो जाते हैं और रात वो छोटे हो जाते हैं। ये इसका रीज़न है, ठीक है, कि जो पाथ्स होती है प्लैनेट्स की दैट आर इलेप्टिकल इन नेचर। अगला क्वेश्चन है सोलेनॉइड बी हैज़ द ट्वाइस रेडियस एंड 6 टाइम द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ए सोलेनॉइड ए। दो सोलेनॉइड्स है, ठीक है, सोलेनॉइड इस कुछ कहते हैं, देखिए इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। अगर हम इसमें करंट को पास करें तो करंट को पास करने की वजह से इसका इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड वो नेग्लिजिबल होती है। तो दो सोलेनॉइड से, एक ए है और एक बी है। जो बी सोलेनॉइड है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो टर्न्स है वो 6 टाइम्स ग्रेटर है देन ए, और the ratio of magnetic field in the interior of B to that in the interior of A is। तो अब B के इंटीरियर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका रेशो और A का रेशो क्या होगा? तो देखें B और A में डिफरेंस क्या है। B एक डिफरेंस ये है कि उसका जो रेडियस है वो 2 टाइम्स A है, A से ज़्यादा है। लेकिन याद रखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस पर या क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करता। तो ये चीज़ ऐसे ट्रिक के लिए दिया है, इसको बिल्कुल इग्नोर करें आप, ठीक है। इसका कोई इफेक्ट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में, इसका इफेक्ट है नंबर ऑफ टर्न्स। फार्मूला में लिख लेता हूँ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। और जो एन है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और आई जो है वो करंट है। तो अज्यूम करते हैं करंट दोनों के लिए सेम है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बी के लिए 6 टाइम्स ग्रेटर है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी 6 टाइम ग्रेटर होगा। तो 6:1 या 6 जो है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, एरिया पर डिपेंड नहीं करता। अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन मस्ट अप्लाई फॉर द वर्क डन बाय एन एक्सपेंडिंग गैस टू बी PdV। देखिए वर्क डन को जब हम फाइंड करते हैं, सिंपल सी बात बताता हूँ, तो हम वहाँ पर एक एग्जाम्पशन लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कि वर्क डन इज इक्वल टू P del V या DV हम लेते हैं, ठीक है, ये हम लेते हैं। तो कहते हैं कि ये किस कंडीशन के अंडर हम इसको अज्यूम करते हैं। तो ये वो कंडीशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, गैस की प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये एक कंडीशन हम इसके लिए करते हैं कि द प्रेशर इज़ कांस्टेंट, और इसलिए तो हम प्रेशर को पहले डेरिवेटिव से बाहर निकालते हैं, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आता है तो वॉल्यूम के साथ हम डेल लगाते हैं या डी लगाते हैं। तो ऑप्शन सी, द प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट इज करेक्ट फॉर ऑल ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन ए है दे ऑल इन्वॉल्व द ऑसिलेशन ऑफ एटम्स। कोई भी वेव होगी तो उसमें ऑसिलेशन ऑफ एटम्स ज़रूर होगी, किसी चीज़ की वो ऑसिलेशन होगी, ठीक है, ज़रूर नहीं कि एटम्स हो। तो ये करेक्ट है। और ट्रांसवर्स वेव्स के लिए ऑप्शन बी है दे कैन ऑल बी पोलराइज्ड। यस, ये भी करेक्ट है। जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है वो पोलराइज्ड होती है और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है वो पोलराइज्ड नहीं होती। तो दोनों करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सी में कहते हैं कि दे कैन ऑल ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जो वेव्स फॉर्म ऑन अ स्ट्रिंग होती है या दीगर ट्रांसवर्स वेव्स होती है लाइट के अलावा, वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, उनके लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होती है जो मैकेनिकल वेव्स होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप लोगों को हेल्प मिली होगी। लास्ट तक अगर आपने वीडियो देखी है, कोई भी है, हेलो देयर एनीवन जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो ज़रूर मुझे बताएं, लेट मी नो कितने लोग जो है वो एंड तक देख रहे हैं।